नहीं जी, कंटिन्यू करते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि डीएनए डैमेज किस तरह जो है ना सेल साइकिल को जीवन में रेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल यू हैव एन एक्सरेज, आपके पास एक्सरेज हैं, एक्सरेज ने डीएनए को डैमेज किया, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स क्रिएट की। डबल स्ट्रैंड ब्रेक जब क्रिएट होती हैं तो ऑब्वियसली डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो है वो चेक इन करता है, एटीएम एटीआर, ठीक है। और एट द सेम टाइम चेक वन और चेक टू जो काइनेज हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट होते हैं। उनकी एक्टिवेशन क्या करती है, उनकी एक्टिवेशन ने क्या करना होता है, ये MDM2 जो है P53 का इनहिबिटर है, ये इसके साथ अटैच होता है। इसको क्या करते हैं, इसको ये जो है ना अपलिफ्ट करते हैं बाय द फॉस्फोरिलेशन, और P53 जो है वो एक्टिव हो जाती है। अगर ये प्रोसेस ना हो, एक्सरेज डैमेज ना करें, डीएनए सही तरह रेप्लिकेट हो ना हो, तो फिर क्या होता है कि P53 जो है उसको यूबिक्विटिनेशन के जरिए डिग्रेड कर दिया जाता है। और जो डिग्रेडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स है वो है आपके प्रोटियोसोम। सेल साइकिल को प्रॉब्लम हुई, ठीक है, अब P53 एक्टिवेट हो गया। P53 एक्टिवेट होने की वजह से क्या करेगा, P53 रेगुलेटरी रीजन ऑफ P21 में के साथ अटैच होगा और P21 को एक्टिवेट करेगा। P21 क्या करेगा, P21 की जो जीन यहाँ से एक्टिवेट होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, P21 अल्टीमेटली, जिस तरह पहले भी मैंने आपको दिखाया था पिक्चर, कि ये फॉस्फोरिलेशन का कुछ नहीं करेगा, ये उसके साथ बाइंड करेगा साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के साथ, और G1S चेक पॉइंट पे आपका जो है, जो साइक्लिन से डिपेंडेंट काइनेजेस हैं वो जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होंगे। इनएक्टिवेट होंगे तो वो सिंथेसिस फेज में नहीं जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, क्योंकि डीएनए डैमेज को रेप्लिकेशन के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं ये उसके बाद अब क्या होता है कि अगर ये है G1 चेक पॉइंट पे जब आपका शुरू हुआ, G2 चेक पॉइंट है, यहाँ से माइटोसिस होनी है, डीएनए डैमेज होगा, ऑब्वियसली एटीएम एटीआर जो है ये रिपेयर प्रोटीन से एक्टिवेट होंगी। ये क्या करेंगी, जो चेक पॉइंट 1-2 प्रोटीन्स हैं उनकी जो फॉस्फोरिलेशन है, ठीक है, होगी। और फॉस्फोरिलेशन के साथ जो है आपका जो है ना साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को इनहिबिट किया जाएगा बाय द एक्टिवेशन ऑफ CDC25 फॉस्फेटेजेस। ये जो CD फॉस्फेटेजेस जो मैंने पीछे आपको दिखाया था, V1 काइनेजेस जो हैं वो जो है दे टेक डायरेक्शन इनटू टू राइट डायरेक्शन, वो डीएक्टिवेट करती हैं, इनएक्टिवेट करती हैं। और अगर आप रिवर्स फिनोमेना देखें तो CDC25 जो है फॉस्फेटेज जो है ये CD साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली डीएनए डैमेज जो है चेक पॉइंट प्रोटीन्स 1-2 की फॉस्फोरिलेशन लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ दिस वन, which further inactivate cyclin or cyclin dependent kinases. अस्सलाम वालेकुम। अब जो बात करते हैं हम वो करते हैं माइटोटिक चेक पॉइंट्स के, ठीक है। और G1 और S पे और G2M पे चेक पॉइंट्स पे हमने बात की थी। इसके अलावा ये भी बात की थी कि आपके पास माइटोटिक चेक पॉइंट्स भी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्पिंडल असेंबली जो है ना वो चेक पॉइंट्स हैं। ये इट्स काइंड ऑफ ए सिग्नलिंग कास्केड which ensures that the correct chromosomal segregation during mitosis will take place, ठीक है, ताकि आपके पास आइडेंटिकल जो है ना वो सेल्स मिले। इनहिबिटर्स भी हैं आपके पास, एना फेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स के, एना फेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स जो है उसको इनहिबिट करने के लिए जो है ना आपके पास इनहिबिटर्स हैं। इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा यूबिक्विटिनली रिलेटेड प्रोसेस है, ठीक है। व्हेन यू रीड सेल बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये चीज़ें पता हों। या हमने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी कि एक तो हमारे पास स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स हैं जो कि सेग्रीगेशन को रोकते हैं, इसके अलावा हमारे पास एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स का जो है वो इनहिबिटर्स है, ठीक है। ये एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स का जो है, कम्प्लेक्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो प्रोटीन्स हैं, एक स्क्यूरिन है, और स्क्यूरिन जब एक्टिवेट होती है और वो प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेज। तो स्क्यूरिन और सेपरेज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनाफेज प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स। और इनहिबिटर जो है बेसिकली इन दोनों प्रोटीन्स को इनहिबिट करेंगे ताकि माइटोसिस को भी चेक पॉइंट पे रोका जा सके। इसके अलावा आपके पास अब जब साइक्लिन्स जब माइटोसिस होती है तो अरोरा काइनेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अरोरा काइनेज A, B एंड C
ये माइटोसिस के सेग्रीगेशन स्पिंडल चेक पॉइंट्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करूंगा जो आपको अरोरा काइनेसिस को समझने में ज़रा हेल्प करेंगी। अरोरा काइनेसिस जो है, अगर आप देखते हैं तो अरोरा काइनेस जो ए है ये लोकलाइज करता है क्रोमोसोम सेंट्रोसोम्स में बेसिकली ड्यूरिंग इंटरफेस। ठीक है, जब ये कर लेता है और इसका काम क्या होता है कि ये अपरेगुलेट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द माइटोसिस और फिर ये स्पिंडल पोल्स में चला जाता है, स्पिंडल पोल्स और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स में। ठीक है, अरोरा काइनेस बी अगर आप देखें इसमें तो अरोरा काइनेस का बी का रोल है मिड ऑफ माइटोसिस अंटिल लेट माइटोसिस। ये भी सेंट्रोमियर्स में सबसे पहले होता है, फिर मिडल स्पिंडल के मिडल में चला जाता है और फिर डिवाइडिंग सेल्स में जो है ना के दरमियान में हो जाता है जब साइनाटोकोर बन रही होती है। ठीक है, इसे अरोरा काइनेस सी है, ये लेट माइटोसिस में एक्टिवेट होता है और लोकलाइज करता है स्पिंडल पोर्स में। तो ये तीनों जो हैं ये काइनेजेस ये डिफरेंट फेज ऑफ माइटोसिस में एक्टिव होते हैं ताकि स्पिंडल जो है ना फॉर्मेशन में, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स विद द सेंट्रोमियर जो होती है उसको स्पिंडल्स के साथ, और उसके बाद जब सेपरेशन शुरू होती है तो जब दोनों स्पिंडल्स करते हैं तो दोनों क्रोमोसोम के जो एक क्रोमोटोड एक साइड पे और एक क्रोमोटोड एक साइड पे जो है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। डिटेल में पढ़ना है तो देर इज ए रेफरेंस देयर विद विच इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर मैकेनिज्म टारगेट्स एंड थेरेपेटिक्स। ये थर्ड एडिशन है। ये अगर बुक अगर आपको चाहिए होगी यू कैन राइट इट टू मी, मैं आपको ये बुक जो है ना वो भेज सकता हूँ। लेकिन यू डोंट हैव टू रीड इट इन सो मच डिटेल बट यू हैव टू रिमेंबर दैट अरोरा काइनेसेस ए बी सी आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट माइटोसिस। इसको एक दफा फिर हम थोड़ा सा देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आपको जो है ना बताने का मकसद ये है कि आपको चीजें जो है ना रिवाइज होती चली जाए ना आपके, जब आप हम आगे बात करेंगे रेडियो सेंसिटिविटी तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। G0 फेज से शुरू होती है, सेल साइकिल सस्पेंडेड होता है ऑब्वियसली, जो उससे पहले बात की रेस्टिंग फेज है। G1 फेज में इट लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 5 आवर्स, 5 घंटे तक की G1 फेज है। प्रोटीन्स ऑर्गन सिंथेसिस होती है, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के कॉम्बिनेशन में आपको पहले बता चुका हूँ जो G1 फेज में होते हैं, साइक्लिन डी और साइक्लिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 चेक पॉइंट पे यू हैव एन इनहिबिशन, जो साइक्लिन डी और साइक्लिन ई है, ठीक है, ये रोल प्ले करती हैं। सिंथेसिस फेज में इट लॉस्ट अबाउट 7 आवर्स, डीएनए सिंथेसिस हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है, ऑब्वियसली आरएनए हिस्टोन सिंथेसिस हो रही है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं। इसके अलावा जो मेथोट्रेक्सेट और 5, अब ये जो ड्रग्स हैं कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, मेथोट्रेक्सेट है, 5-फ्लोरोसिल है, सिट्राबिन है, सिटाराबिन और 6-मर्केप्टोप्यूरिन है, डेक्सरोबिसिन, डोनरोबिसिन, ये एस फेज स्पेसिफिक हैं। ये अगर कीमोथेरेपी की आप दवाई देते हैं तो ये सेल्स को एस फेज में रोक देते हैं या डैमेज क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एटोपोसाइड एक और कीमोथेरेपेटिक ड्रग है, ये आपकी G2 फेज में एंट्री को रोकती है। G2 फेज जो है वो दैट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द फेजेस, और ये जो है ना फौरन हो जाती है और एटीपी सिंथेसिस साइक्लिन ए साइक्लिन बी का सिंथेसिस होती है। ब्लियोमाइसिन जो है ना वो सेल्स को G2 फेज में रोकती है। उसके बाद G2 चेक पॉइंट आ जाते हैं आपके पास, और G2 चेक पॉइंट्स के बाद आपके पास क्या होता है कि आप जो है ना मेटाफेज में चले जाते हैं। मेटाफेज में यू हैव प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन यू हैव साइटोकाइनेसिस। You have these slides with you, you can read it. I'm not going to ask you about these phases because this is a specific domain of cell biology. सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लें, दिस इज़ अ शॉर्ट और आप ये कहेंगे समराइज है which will refresh you with the mitosis कि how the mitosis proceeds, कहाँ सेंट्रोमेयर्स बनते हैं, कहाँ सेंट्रोमेयर्स जो है ना उनकी फॉर्मेशन जो है ना वो ख़त्म होती है, कहाँ साइटोकाइनेसिस शुरू होती है, क्लीवेज होती है, फिर सेल जो है आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लिया में बन जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब सेल साइकिल की बात जब हम करते हैं तो सेल साइकिल को हम किस तरह देखते हैं, मतलब हमारे पास क्या टेक्निक्स है लेबोरेटरी में जिसकी वजह से हमें सेल साइकिल का पता चला है कि सेल्स जो हैं अगर हम देखते हैं, एक फर्ज करें आप कल्चर मीडिया आप लेते हैं, उस कल्चर मीडिया में आपने एक फ्लास्क के अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर सेल्स डालने हैं।
तो ये एक तो याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम सेल्स ना एक ही डिवीजन में नहीं होते कि आपने सेल सीड की है तो जब आपको उसको एक दिन के बाद या 2 दिन बाद देखेंगे तो अगर वो डिश पूरी भरी हुई है ये 80% भरी हुई जिसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, तो अगर वो पेट्री डिश कॉन्फ्लुएंस पे गई हुई 80% 50% तो सेल डिफरेंट फेजेस में होंगे। कुछ सेल जो होंगे वो रेस्टिंग में होंगे G0 में, कुछ G1 में होंगे, कुछ G2 में होंगे, कुछ M में होंगे, कुछ S फेज में होंगे। तो अब हमें ये देखने के लिए कि सेल्स किस फेज में है तो वी हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और सेल जिंदा भी हैं कि मर गए ये भी तो देखना बहुत जरूरी है ना कि G0 फेज में सेनेसेंस में आइदर दे आर वर्किंग नॉर्मली और स्ट्रेस की वजह से वो G0 फेज में या ऑलमोस्ट डेड है और वो नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस में। तो आपके पास 3 जो है ना टेक्निक्स अवेलेबल है। सबसे पहले जो है सबसे जो बेसिक टेक्निक है दैट इज टाइट्रेटेड थायमिडीन। उसके अलावा BRDUSS ये बहुत कॉमन है प्रोलिफरेशन देखने के लिए सेल्स कितने प्रोलिफरेट कर रहे हैं, और जितने सेल्स माइटोसिस में ज्यादा होंगे उतनी प्रोलिफरेशन उसकी ज्यादा होगी। और उसके बाद सेल डेथ को देखने के लिए कि अपोप्टोसिस है, नेक्रोसिस है या सेनेसेंस में है, यू हैव प्रोपीडियम आयोडाइड सॉल्यूशन। Cell cycle analysis by DNA content measurement is a method that most frequently employs flow cytometry to distinguish cells in different phases of cycle. आजकल तो flow cytometry available है, तो प्रोपीडियम आयोडाइड भी अगर आप करते हैं तो यू हैव शुड हैव अ सेल साइकिल एनालिसिस। और फ्लो साइटोमीटर में एक अलग आपके पास जो है ना एडवांटेज होता है कि आप सेल साइकिल को भी जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कि जी आप जो है ना रिसेप्टर्स को डिटेक्ट कर रहे हैं या सेल की सॉर्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, इनको इंडिविजुअली देख लेते हैं। टाइट्रेटेड जो है ना थायमिडीन ये एक्चुअली करती क्या है, ये बेसिकली टाइट्रेटेड थायमिडीन जो है ना इज वन ऑफ द फर्स्ट मेथड जो कि सेल डिवीजन को एसेस करने के लिए यूज की है। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा होता है। सेल्स विल इनकॉर्पोरेट जब हम ये देते हैं, ठीक है, टाइट्रेटेड थायमिडीन जो सेल्स एस फेज में होते हैं, ठीक है, वो जो है ना इसको इसको जो है ना इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो वो सेल्स जो कि एस फेज में सिंथेसिस फेज में डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है वो इसको बड़ा हाईली अपटेक करते हैं। तो ये एज कंपेयर टू सराउंडिंग सेल्स यहाँ ये सेल्स जो हैं ये डार्कर इन कलर में हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पहली माइटोसिस होती है वो क्रोमोटेटो जो है ना उसको स्टेन कर देता है थायमिडीन टाइट्रेटेड। सेकंड माइटोसिस में, ठीक है, जो स्टेनिंग है वो ज़रा थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये पुरानी टेक्निक थी जो मैंने आपको कहा इनिशियल टेक्निक थी। अब आज BRDUSS होते हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव थायमिडीन रेडियो एक्टिव है लेकिन जो BRDUSS है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसके एक रिजल्ट बड़े क्विकर होते हैं। यहाँ आपको पहले उसको इंक्यूबेट करना पड़ता है। इंक्यूबेशन करने के बाद आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम थायमिडीन जो है इनकॉर्पोरेट होती है डीएनए के साथ। ठीक है, जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है फिर आप उसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं या इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं तो आपको पता चलता है। और उसके अलावा रेडियो एक्टिव भी है। तो आजकल फिर क्या टेक्निक यूज करें हम, BRDUSS यूज कर रहे हैं। BRDUSS ब्रोमो डिऑक्सीयूरिडीन जो है एसेज हैं, ये सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड है जो कि थायमिडीन का ही एनालॉग है। थायमिडीन तो ज़रा थोड़ी सी रेडियो एक्टिव हो जाती है, उसका एनालॉग उसको यूज किया जाता है। ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए के साथ अपने आप को बाइंड करता है रेप्लिकेटिंग सेल्स में। BRDU इनकॉर्पोरेशन जो है वो आप देखें डीएनए का स्टैंड है। ये अगर आप लेफ्ट साइड का पिक्चर देखें तो डीएनए के डबल हेलिक्स है, उसके साथ ये जो रेड डॉट्स हैं दीज आर BRDU जो इनकॉर्पोरेट हो गया। हमने इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेट का मतलब होता है इकट्ठा डाल देना। इकट्ठा डालते हैं सैंपल के साथ, ये उसके साथ बाइंड करता है, उसको फिर हम डीनेचर करते हैं और उसके डीनेचर और बाइंडिंग के बाद हम एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। इस एंटीबॉडी को क्लोरोमीट्रिक डिटेक्शन से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक पिक्चर जो है दिस इज फ्रॉम अ रिसर्च आर्टिकल, इसमें BRDUSS डाला है। अच्छा, BRDUSS डाला है तो अच्छा अब आप ये देख रहे हैं कि BRDUSS में के कुछ डार्क हैं रेडिश कलर के और कुछ सेल्स ये आपको ना लाइट लाइट से नजर आ रहे हैं। ये देखें डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट सेल लाइन्स है उसमें आपने किया है।
तो आपको कुछ सेल्स जो है ना हल्के नजर आ रहे, यू विल नेवर बी एबल टू टेल एट दिस पिक्चर के जी हमने एक डाई देखी BIDU। तो हम करते क्या है, हम डेपी स्टेनिंग करते हैं। डेपी क्या करता है, न्यूक्लियस को स्टेन करता है। जितने सेल्स होंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये 100 सेल्स है। अब यहाँ देखें, आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 सेल्स हैं सबसे ऊपर वाली जो पिक्चर है, ठीक है। तो 5 सेल्स आपको लग रहा है कि वो ये 5 सेल्स ने लिया हुआ है, शायद ये 5 सेल्स हैं, लेकिन हमने ओवरऑल एनालिसिस भी करना होता है कि बाकी कितने सेल इधर मौजूद हैं। तो जब आप डेपी स्टेन करते हैं तो आपको बाकी सेल्स का भी पता चल जाता है कि इतने सेल्स मौजूद हैं, उनमें से इतने स्टेन। अब ये देखें कि ये जो आपको, आप जब ओवरले करते हैं, इन दोनों इमेजेस को साथ करते हैं, मिलाते हैं, BRD ये स्पेशल इसके जो है ना सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि, और ये अगर जो है ना आपकी जो फ्लो साइटोमेट्रिक टेक्निक्स हैं वो यूज़ आप कर रहे हैं, या इमेजेस सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, जो ये कहते हैं ओवरले कर देते हैं। BRDU को इसके ऊपर डाला तो आपको ओवरऑल ये तो पता चल गया सेल्स कितने थे, और सेल्स में से कितने BRDU पॉजिटिव है। ये जो जितने BRDU पॉजिटिव हैं, जो सेल्स आपको इनकॉर्पोरेटेड नजर आ रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ जो वैल्यूज है ना, जब आप उसको प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन को कहें, तो आपको पॉजिटिव सेल्स का मतलब पता चल जाता है कि ये सेल। अब ऑब्वियसली ये सेकंड पिक्चर है, यहाँ प्रोलिफरेशन रेप्लिकेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दीज पिक्चर, यहाँ भी ज्यादा है ऑब्वियसली। ये दो जो है पिक्चर, फर्स्ट और थर्ड वन जो है जिसमें आपने मर्ज किया हुआ, यहाँ आपको कम नजर आ रहा है, सिग्निफिकेंटली कम। तो इट मीन्स कि ये सेल्स जो है, ये वाले सेल्स जो है, ये एक्टिवली डिवाइडेड है एज कम्पेयर टू दीज सेल लाइंस। अच्छा, अब BRDUSA को अगर आप और तरह से देख लेते हैं, हाइस्ट के एसेस के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं, तो BRDU जो है वो आपको, अगर दो डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड ए लेते हैं, कंपाउंड बी, तो आपको सेल लॉस के मतलब भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, ठीक है। अब कंपाउंड ए देखें, आप कंपाउंड ए, इसमें आप देखें सेल लॉस इज ग्रेटर देन अपटेक, इसका BRDU का अपटेक भी कम है, इसका मतलब है यहाँ सेल लॉस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ अपटेक कम है और सेल लॉस जो है ना वो इज अ लिटिल लेस, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ सेल लॉस जो है ना लो अपटेक हो रहा है, ठीक है, और जो है ना सेल लॉस जो है ना वो आपको यहाँ थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें अपटेक ज्यादा है और यहाँ अपटेक जो है ना वो आपको कम नजर आ रहा है। उसके अलावा क्लोरोमीट्रिक एसेस अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्लोरोमीट्रिक एसेस में एक और बड़ा जबरदस्त एसे जिसे कहते हैं MTT 345 डाइमेथाइल थायाजाइल, और जो है ना 25 डाइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, ठीक है, येलो कलर का वैसे बेसिकली एक कंपाउंड है। इसको आप ये कहते हैं कि जो आप एक किस्सा 96 वेल प्लेट लेते हैं जो आपको ये नजर आ रही है, इसमें आपने मेजरमेंट क्या करनी है, आपने फॉर्मलिन क्रिस्टल्स को देखना है। तो अब इसमें ये कहते हैं कि आप सेल सीड करते हैं, 11,000 सेल्स डाल दिए हर एक के अंदर, 11,000 जो है या 5,000 डाल दिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सेल लाइन जो है ना कितनी प्रोलिफरेटेड, ज्यादा प्रोलिफरेटेड सेल्स कम डालें, इट्स अप टू द रिसर्चर, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। उसके अलावा आप ये करते हैं, जब आप डाल देते हैं 100 माइक्रोलीटर, इसमें मीडियम डाल देते हैं, सेल को 24 आवर्स के लिए ग्रो करते हैं। उसके बाद आप इसमें से मीडियम निकाल के ना MTTS से जो है ना, जो आपने कॉन्स्टिट्यूट DMSO में किया होता है, ठीक है, वो आप डाल देते हैं हर एक। अब इसमें ये कि डुप्लीकेट में डालते हैं, मतलब कि एक सैंपल इधर डाला, एक दो सैंपल, एक सैंपल इधर डाला, डबल करके, फिर इधर डबल करके डाला। उसके बाद जब आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये जो है ना MTTS से बना के ना 100 माइक्रोलीटर में डाल दिया, ठीक है, 100 माइक्रोलीटर आपने हर एक में डाला। उसके बाद आप इसको कवर कर देते हैं, क्योंकि ये जो लाइट सेंसिटिव होता है, कवर करके एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह में आपके इसको इंक्यूबेट कर देते हैं फॉर ऑलमोस्ट आपके कह लें कि 2 आवर्स विल बी सफिशिएंट एनफ। और इसको उसके बाद जो है ना आप जो है ना इसको मैयर कर देते हैं। अलाइजा एब्जॉर्बेंट जो है ना एक ऑपरेटस है अलाइजा, उसको वो आपको एक रीडिंग से देता है, उससे आपको पता चल जाता है कि जिनमें ये पर्पलिश कलर ज्यादा होगा ना, जितना पर्पलिश कलर ज्यादा होगा, इट मीन्स कि ये उतने ही सेल ज्यादा प्रोलिफरेटिव हैं। और उसको ऑब्वियसली फिर आप जो है ना उनकी प्रोलिफरेशन जो रीडिंग है, या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं आप उसको उसको आप प्लॉट कर लेते हैं, और ऑप्टिकल डेंसिटी आपको बता देती है कि ये कितना प्रोलिफरेटिव है सेल लाइन। आपने अनट्रीटेड देखा है कि इसको आपने ट्रीटमेंट नहीं दी थी,
तो ये आपका जो नॉर्मल कंट्रोल है उसमें सेल ज़्यादा है, लेकिन यूं यूं आप ट्रीट करते गए हैं और यूं यूं कंसंट्रेशन आप माइटोक्सेंट्रोन की डालते रहे, उसने सेल किलिंग की, या सेल किलिंग के साथ साथ आप दे देखें एट 2 माइक्रोमोलर, ठीक है, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा आप करते हैं सेल किलिंग उतनी इफेक्टिव होती है। ये सेल जो है ना ये कम प्रोलिफरेट कर रही है, आपको सबसे कम प्रोलिफरेशन ली है। एमटीटीएस से आमतौर पे हम ऑन्कोलॉजी में करते हैं कि जब हमने नई ड्रग फाइंड आउट करनी हो तो हमने ये देखना होता है कि सेल किलिंग कितनी अच्छी है। तो सेल किलिंग तब होगी जब प्रोलिफरेशन भी आपको नजर नहीं आएगी। तो ये आपको जो है ना बता देता है एमटीटीएस से कि आपकी जो ड्रग है वो एट व्हाट कंसंट्रेशन इट इज एक्चुअली द मोस्ट बेनिफिशियल। उसमें से हम जो है हम ये करते हैं कि हम जो है ना 50 जो है ना उसकी जो IC50 जो कैलकुलेट करते हैं, वो IC50 होती है एट दैट डोज के 50% ऑफ सेल जो है ना डेड है, 50% सेल्स आर स्टिल अलाइव। तो अब इसमें जो है ना आप उसको प्लॉट करके फिर देख लेते हैं कि हमें ड्रग की एक्चुअली कितनी कंसंट्रेशन जो है ना विच इज टॉक्सिक एंड विच इज नॉट टॉक्सिक। तो एमटीटी एस्से जो है ना दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एस्से, जिसकी वजह से आपको प्रोलिफरेशन वगैरह का पता चल जाता है। उसके बाद हम ये बात कर रहे थे पोपीडियम आयोडाइड की। ये सेल साइकिल एनालिसिस जब करते हैं फ्लो साइटोमेट्री बेस्ड है, ये डीएनए को लेबल करती है और इट कैन और यू कैन एस्टिमेट द सेल साइकिल। अभी तक हमने फेजेस नहीं पता चल रहे थे, अभी हमें सिर्फ ये पता चल रहा था कि प्रोलिफरेशन है, नहीं नॉन प्रोलिफरेटिव है, सेल डेथ हुई हुई है, तो ये। लेकिन जो है ना हमें BRDU से प्रोलिफरेशन के मतलब, लेकिन MTTS से जो है वो सेल का जो है ना सेल कितने जो है ना सेल किलिंग के मतलब थोड़ा सा बताती है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि सेल किलिंग किस वजह से हो रही है, प्रोलिफरेशन किस वजह से रुक रही है, और सेल एक्चुअली सेल साइकिल के किस फेज में। तो यहाँ देखें जितनी अमाउंट ज्यादा, आप ज्यादातर आपका जो ये नंबर है अगर आप प्लॉट करते हैं वर्टिकल एक्सिस पे नंबर ऑफ द सेल्स विद द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द डीएनए, तो ये आपको इस तरह की ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड इमेजेस हर जो है ना वेल के अंदर बताता है कि ये इसके अंदर आपने ये सेल डाले थे, इसके अंदर ये ट्रीटमेंट की थी, तो 24 आवर्स 48 आवर्स 72 आवर्स के बाद ये सेल्स जो है ना जो इसमें आपने एक वेल में देखें उसमें ये सेल्स ज्यादातर G1 में हैं, ये S फेज में है, फिर ये G2M फेज में इतने सेल्स हैं। तो उससे आप काउंट कर लेते हैं कि क्या सेल्स की जो है ना फेजेस कौन सी, सेल्स जो है ना रेस्टिंग फेज में है या सिंथेसिस फेज में है या माइटोसिस की फेज में है। तो उससे आपको पता चल जाता है प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल और सेल के सेल एक्चुअली किस फेज में है, जिसमें ज्यादातर जो है ना आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है ना वो दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू शो यू कि ह्यूमन जो कैंसर्स हैं ये नॉर्मल टिश्यूज है, ठीक है, उसमें जो है ना डबलिंग टाइम क्या है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसके बाद सेल अपने आप को डबल कर लेते हैं। मतलब फर्क करें 1000 सेल अगर आपने एक उसमें डाला है तो वो कब सेल्स जो है ना वो 2000 हो जाएंगे। तो डिफरेंट टिश्यूज के ना अपने डिफरेंट डबलिंग टाइम है, जिनका डबलिंग टाइम कम होता है वो ज्यादा जो है रेडियो सेंसिटिव होते हैं, जिनका डबलिंग टाइम जो है वो स्लो होता है वो उतने ही रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं। तो रेडियो रेजिस्टेंट और रेडियो सेंसिटिविटी की बात जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।